ज्योति मिर्दा हैं वो चिड़कली हैं तो उसको उड़ा देंगे, गाय है तो उनको गौशाला में भेज देंगे। हनुमान बेनीवाल मंच पर ये बातें कहते रहते हैं कि ज्योति मिर्दा इसलिए बीजेपी में गए क्योंकि उनको ईडी का और तमाम चीज़ों का डर था। इंडिया बुल्स का भी वो जिक्र करते हैं। आपकी जो पंक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं हरीश चौधरी के मुंह से भी हमने कई बार सुनी है। लोगों में ये लगता रहता है कि मैं संघर्ष करता हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मैं वहाँ धरना करता हूँ, लेकिन वो जो उनके संघर्ष की परिभाषा है वो चेंज हो जाती है। कभी वो कहते हैं मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, तो उनसे जा कर के पूछिए कि जब पिछली बार वो उन्होंने रामेश्वर डूडी जी के सामने कैंडिडेट खड़ा किया था तब वो क्या कर रहे थे, या मान लीजिए रामनिवास गावड़िया के सामने खड़ा किया तब क्या किया, या ज्योति मिर्दा के सामने हरेंद्र मिर्दा जी थे और उनको सपोर्ट करा तो उनका मंशा क्या थी। ओसिया में भी यही। ओसिया में ये किया, हरीश चौधरी के सामने ये किया, ऐसे तो 25 उदाहरण मैं यहाँ पे आपको दे दूँ। मिर्दा परिवार का एक और सदस्य जल्द ही बीजेपी में आने वाले। वो मैं तो चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। परिवार एक जगह बैठता है तो परिवार की भी मजबूती लगी रहती है। एक्सपोज हो गए, पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद में चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन किया, कितने दोनों कितने लंबे चले वो सबको दिख रहे हैं। आज कांग्रेस वाले भी डरे हुए बैठे हैं। ये गठबंधन आज है, कल पंचायती राज के चुनाव आएंगे तब गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सच है। जो कांग्रेस में रहता है उसको मालूम है कि अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और हनुमान बेनीवाल जानबूझ करके कमर्शियल फ़ायदे के लिए और अपना कद बाकी समाज के नेताओं को ख़त्म करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। उस दोनों काम उनके उल्लू सीधा होता रहता है, वो अपना काम करते रहते हैं। ये हनु भाई LLB है, जैसे मुन्ना भाई MBBS हुआ करते थे, तो इन्होंने अपनी डिग्री कॉलर वॉलर पकड़ करके और नंबर बढ़वा करके ली होगी, जो मुझे लगता है। क्योंकि ये उनको पहले तो जा करके देखना चाहिए कि ज्योति मिर्दा पे कभी कोई आरोप नहीं लगा इस तरीके का। ना पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितने राजनीतिक घराने हैं जिनको मतलब ज़ीरो कर दिया उन्होंने, और उनके हाथों में मोहरा भी बने हनुमान बेनीवाल खुद भी। उनको जहाँ जैसे इस्तेमाल करना चाहते थे वो इस्तेमाल करते थे। आपकी सिंपैथी है उनके प्रति? हनुमान बेनीवाल जी के प्रति नहीं, क्योंकि उन्होंने जानते बूझते किया है। वो सौदागर का काम कर रहे थे और गहलोत साहब उनको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी बराबरी मैं नहीं करना चाहूँगी। मैं मानती हूँ कि एक मंच की गरिमा होती है। वो अनशन जब आरोप लगाते हैं तब ज़रूर मैं उसका कहीं ना कहीं जवाब देती हूँ, पर उसके अलावा उनके बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ हुड़दंग मचाना है, काम कुछ करवाया नहीं है जीवन में। आप बोलते हो मैंने संघर्ष किया, मैंने यहाँ किया, लाशों के ऊपर बैठ के राजनीति करी। हमारे युवा साथियों को नशे की ओर आप पता करके देखो कि नशे की कितनी लत पड़ चुकी है लोगों में। बहुत अच्छी स्थिति है। रिचपाल जी के आने से एक बेनिफिट हमें और हुआ है कि जहाँ मेरी, क्योंकि पहले चरण में हमारा इलेक्शन आ गया तो सब जगह हम पहुँच नहीं पा रहे, तो लोग मान लेते हैं कि भाई अगर वो चले जाते हैं तो मेरी अटेंडेंस मान ली जाती है वहाँ पे, तो उसका हमें एक एडेड एडवांटेज मिल रहा है। और वो सही तरीके से अपनी बात रख भी सकते हैं लोगों के सामने, उनकी लोकल भाषा में रख सकते हैं, उनको कनेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं और 2 मिनट में उनको बात समझा देते कि क्यों हमें लीडरशिप को ग्रूम करने की ज़रूरत है। जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए हनुमान बेनीवाल जी से कि क्या 2011 में फरवरी के महीने में उन्होंने कोई लेटर लिख करके भेजा था क्या जिसमें उन्होंने आरक्षण हटाने की अनुशंसा करी थी। ये सवाल पूछना बनता है उनसे, उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। उनसे कभी आप पार्टी के गठबंधन को आप अतीरों का भारा बोल देते हैं। डोटासरा जी के लिए अगर बोला तो डोटासरा जी को कहते हैं छोटे नेता हैं, उनसे कौन पूछता है। अशोक गहलोत ने मेरा गठबंधन कराया, दिल्ली के बड़े नेताओं ने मेरा गठबंधन कराया। इस तरीके के तमाम जो बयान है वो देख करके लगता है कि भाई कांग्रेस में भी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी उनकी। हनु भाई LLB एक्सपोज होने चाहिए कि किस तरीके से झूठ बोलते हैं।